पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में शायद ही कोई किताब रिच डैड पुअर डैड जितनी मशहूर हो। और उतनी ही विवादास्पद भी। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना है, पढ़ी भी होगी। तो आज हम सिर्फ इसका सार नहीं बताने वाले। आज हम इसकी गहराई में उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी के ये सबक, जो दशकों पुराने हैं, वो आज के भारत में कितने काम के हैं। सही बात है। क्या वो आज भी उतने ही असरदार हैं या मतलब वक्त के साथ चीजें बदल गई हैं? बिल्कुल। तो इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका ढांचा। दो पिताओं की कहानी। हाँ, एक तरफ लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, और एक आप कह सकते हैं कि एक सुरक्षित सरकारी नौकरी में थे। और उनका कहना था, खूब पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त माइक के पिता, रिच डैड। हाँ, सिर्फ 8वीं पास, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और उनका मंत्र बिल्कुल उल्टा था, खूब पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एकदम। और सोच का यही फर्क, मतलब यही इस पूरी किताब की नींव है। सही। ये सिर्फ अमीर गरीब की कहानी नहीं, बल्कि दो अलग अलग फाइनेंशियल फिलॉसफी का टकराव की कहानी है। और कहानी की शुरुआत भी बहुत दिलचस्प है। जब 9 साल के रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास गए अमीर बनना सीखने के लिए। हाँ, तो उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने दोनों को अपने एक स्टोर में 10 सेंट प्रति घंटे पर काम पर रख लिया, जो उस जमाने में भी बहुत कम था। बहुत कम। और 3 हफ्ते बाद जब बच्चे शिकायत करने पहुंचे तो रिच डैड ने उनकी पगार ही बंद कर दी। 1 मिनट, पगार बंद कर दी? मतलब मुफ्त में काम करने को कहा? हाँ, मुफ्त में। ये तो बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय जैसा लगता है। कोई 9 साल के बच्चों से मुफ्त में काम कैसे करा सकता है? क्या सोचती है इसके पीछे? दो भावनाओं के बीच गुजार देते हैं, डर और लालच। डर और लालच। हाँ, नौकरी छूट जाने का डर उन्हें काम करने पर मजबूर करता है, और ज्यादा पैसे का लालच वो उन्हें बड़ी सैलरी के पीछे भगाता है। वो बच्चों को इस चक्र से बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पैसे का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनना सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का पार्ट था, न कि सिर्फ काम कराना। बिल्कुल। और यहीं से शायद वो चूहे की दौड़ यानी रैट रेस का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, जिसके बारे में किताब में बार बार बात की गई है। रैट रेस वही चक्र है। आप स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं, सैलरी आती है तो आप बेहतर महसूस करते हैं और खर्चे बढ़ा देते हैं। हाँ, शायद एक नई कार की ईएमआई या फिर एक बड़े घर का किराया, महंगे गैजेट्स। बिल्कुल। जल्द ही वो बढ़ी हुई सैलरी भी कम लगने लगती है। फिर आप प्रमोशन का इंतजार करते हैं, वो मिलता है और आप फिर से खर्चे बढ़ा देते हैं। और जिंदगी भर बस भागते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। आप पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा आपके लिए नहीं। ये सुनने में बहुत बहुत जाना पहचाना लगता है। आज के दौर में तो ये और भी सच है। तो इस रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर रिच डैड के वो 6 सबक आते हैं। सही कहा। एकदम सही। और पहला सबक सबसे बुनियादी है। अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां यानी लाइबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। और अक्सर उन्हें ही संपत्ति समझ बैठते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। एसेट और लाइबिलिटी। कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, खासकर भारतीय संदर्भ में। किताब कहती है कि जिस घर में आप रहते हैं वो एक लाइबिलिटी है। हाँ, और ये विचार बहुत लोगों को हजम नहीं होता। बिल्कुल। भारत में तो अपना घर होना सबसे बड़ी वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा माना जाता है। तो क्या कियोसाकी का ये नजरिया हमारे समाज पर पूरी तरह लागू होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कियोसाकी ये नहीं कह रहे कि घर मत खरीदो। अच्छा। वो कह रहे हैं कि उसके वित्तीय स्वभाव को समझो। अगर कोई चीज आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रही है, तो वो कैश फ्लो के नजरिए से एक लायबिलिटी है, भले ही उसकी कीमत भविष्य में बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल। रिच डैड का फोकस हमेशा कैश फ्लो पर था। उनका तर्क है कि पहले ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपकी जेब में पैसा डालें, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी। हाँ, या स्टॉक डिविडेंड या कोई छोटा बिजनेस। फिर जब उन एसेट से आने वाला पैसा इतना हो जाए कि वो आपके घर की ईएमआई और दूसरे खर्चों को आराम से उठा सकें, तब घर खरीदो। मतलब ये प्राथमिकता का खेल है। पहले इनकम पैदा करने वाले एसेट्स, फिर लायबिलिटीज। ये सोच तो पारंपरिक तरीके से बिल्कुल उल्टी है। एकदम। और यहीं से दूसरा सबक जुड़ता है, वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखो, जो स्कूल हमें कभी नहीं सिखाते। कभी नहीं। कियोसाकी कहते हैं कि इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, बाजार की समझ और कानून।
ठीक है, इनको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अकाउंटिंग, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी पर्सनल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को समझना। मतलब आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये आपकी वित्तीय सेहत का एक्सरे है। बिल्कुल। और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे से पैसा बनाने की कला। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट, स्टार्टअप, सोना चांदी, कुछ भी हो सकता है। और आखिरी, कानून। ये थोड़ा दिलचस्प है। पैसे और कानून का क्या संबंध? ये सबसे शक्तिशाली स्तंभ है। इसका मतलब है टैक्स और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के नियमों को समझना। अमीर लोग इन नियमों का इस्तेमाल अपनी दौलत को बढ़ाने और बचाने के लिए करते हैं। अच्छा, इसकी बात हम आगे और करेंगे। तो अगर कोई ये चारों चीजें सीख ले तो वो रैट रेस से बाहर निकलने के रास्ते पर है। हाँ, लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, एक्शन भी जरूरी है। और इसीलिए तीसरा सबक है अपने काम से काम रखो, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। जिसका मतलब है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहो, लेकिन साथ साथ अपना खुद का बिजनेस यानी अपने एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग तो अपनी पूरी जिंदगी किसी और का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं। सही बात है। और यहाँ बिजनेस का मतलब सिर्फ कोई बड़ी कंपनी या दुकान नहीं है। तो फिर क्या है? आज के साइड हसल कल्चर में ये कैसे फिट होता है? आपका बिजनेस आपके एसेट्स का पोर्टफोलियो है। ये रियल एस्टेट हो सकता है जो किराया दे, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, कोई किताब जिसकी रॉयल्टी मिले, या एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर, एक ब्लॉग, कुछ भी। मुख्य विचार ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाए तब भी जब आप सो रहे हों। एकदम सही। ठीक है, और अब आते हैं चौथे सबक पर, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। हाँ, ये उसी कानून वाले पॉइंट से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। एक नौकरी पेशा इंसान का फॉर्मूला होता है कमाओ, टैक्स चुकाओ, खर्च करो। हाँ, टीडीएस तो हर महीने कटता है। लेकिन अमीर लोग जो अपनी कंपनी के जरिए काम करते हैं, उनका फॉर्मूला उल्टा होता है। उल्टा? हाँ, कमाओ, खर्च करो, टैक्स चुकाओ। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। ये तो अमीरों के लिए एक तरह का कानूनी लूप होल जैसा लगता है। इसे लूप होल से ज्यादा सिस्टम की समझ कहना बेहतर होगा। और ये पूरी तरह कानूनी है। अच्छा। जब आप एक कंपनी बनाते हैं तो आप अपने बहुत से निजी खर्चों को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर दिखा सकते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल, फोन बिल, इंटरनेट, बिजनेस मीटिंग का खर्च। ये सब आप अपनी कंपनी की कमाई से खर्च कर सकते हैं। और इन सारे खर्चों के बाद जो प्रॉफिट बचता है, आपको सिर्फ उस पर टैक्स देना होता है। जबकि एक नौकरी करने वाला इंसान ये सब कुछ अपनी उस सैलरी से करता है जिस पर वो पहले ही टैक्स दे चुका है। ठीक समझे। यही वजह है कि अमीर लोग टैक्स कम देते हैं। वो सिस्टम को समझते हैं। वाकई, ये जानकारी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। अब पांचवें सबक पर आते हैं। अमीर पैसा ईजाद करते हैं। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। इसका मतलब है वित्तीय अवसर पैदा करना या उन्हें पहचानना जहां दूसरे नहीं देख पाते। मतलब सिर्फ मेहनत से पैसा कमाना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसा बनाना। बिल्कुल। इसके लिए अच्छी वित्तीय समझ और थोड़ा साहस चाहिए। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए रियल एस्टेट मार्केट में मंदी है। ज्यादातर लोग डरकर बेच रहे हैं। लेकिन एक जानकार निवेशक को पता है कि यह खरीदने का मौका है। वो एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता है जिसे कोई बेच नहीं पा रहा, उसे बाजार भाव से कम में खरीदता है, उसे थोड़ा ठीक करवाता है, और जब मार्केट सुधरता है तो उसे काफी मुनाफे पर बेच देता है। हाँ, उसने अपनी जानकारी और साहस का इस्तेमाल करके हवा में से पैसा इजाद कर लिया। मतलब ये मौके को पहचानने की काबिलियत है। और अब आखिरी छठा सबक, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। ये लॉन्ग टर्म सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि ऐसी नौकरी चुने जहां आपको सीखने को सबसे ज्यादा मिले, भले ही वहां सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। उन स्किल्स पर ध्यान दें जो आपको भविष्य में एसेट बनाने में मदद करेंगी, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। ये सलाह देना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल, खासकर आज के समय में जहां लोगों पर ईएमआई का दबाव है। ये एक वाजिब चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रह के काम करें। इसका मतलब है प्राथमिकता तय करना। अच्छा। अगर एक नौकरी में सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखने का मौका मिल रहा है, तो वो ज्यादा समझदारी है। क्योंकि वहां जो आप सीखेंगे वो आपको लंबे समय में कहीं ज्यादा कमा कर देगा। तो अगर हम इन 6 सबकों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ पैसे बचाने
या निवेश करने की टिप्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदलने के बारे में है। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि वित्तीय स्वतंत्रता तब हासिल होती है जब आपके एसेट से आने वाली पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। उस दिन आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको बिल भरने हैं। आप रेस से बाहर आ जाते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड की ये गहरी पड़ताल हमें दो अलग-अलग रास्तों पर लाकर खड़ा करती है। एक रास्ता पुअर डैड का है, मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी ढूंढो और जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। और दूसरा रास्ता रिच डैड का है, वित्तीय रूप से शिक्षित बनो, कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट्स बनाओ और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये किताब आपको क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाती है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज पैसा आपकी जिंदगी में कोई रुकावट ना हो, अगर आपको कल से काम पर जाने की मजबूरी ना हो, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? आप अपना समय कहाँ और कैसे लगाएंगे? और उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए आज आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं?